बंधुओं नमस्कार। आज प्रज्ञा प्रवाह काशी प्रांत उन्मेष की तत्वावधान में हम भारत के निर्माता ऐसे एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं और संयोग ऐसा बना है कि आज भारत के एक बहुत बड़े राष्ट्र पुरुष की उनकी पुण्यतिथि है और उनको याद किए बिना भारत के हम किसी भी भविष्य की परिकल्पना नहीं कर सकते, ऐसा मैं समझता हूँ। तो उसी क्रम में मैं अनुराग पाठक आज पूज्य श्री गुरु जी के संबंध में कुछ बातें जो मुझे जानकारी में हैं उनको आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। पूजनीय गुरु जी का व्यक्तित्व हिमालय से भी विशाल और सागर से भी गहरा है। एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में किस प्रकार से मैं अपनी बात प्रारंभ करूं, मैं यही सोच रहा हूं। जब भी भारत के आधुनिक इतिहास की चर्चा होगी तो उसमें पूज्य गुरु जी को स्मरण न किया जाए, ऐसा असंभव है। गुरु जी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व इतना बड़ा है और उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि उसकी यह जो विशालता है वह निरंतर बढ़ती चली जा रही है। बहुत से महापुरुष होते हैं, वो अपने युग में बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं, लेकिन उनके देहावसान के पश्चात उनका वो काम धीरे धीरे करके इतिहास के कालखंड में समाने लगता है। लेकिन पूज्य गुरु जी के साथ ऐसा नहीं है। उनके द्वारा जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक विशाल संगठन के रूप में विस्तृत हुआ और जो उनका विचार था उसको कृत्य रूप में परिवर्तित करने की लगातार कोशिश कर रहा है, उससे गुरु जी का जो व्यक्तित्व है, उनका जो विचार है, वह नित्य प्रतिदिन और अधिक पुष्टित हो रहा है और अधिक प्रबलता से देश में उसकी व्याप्ति हो रही है। पूज्य गुरु जी का जन्म महाराष्ट्र में हुआ। सामान्य जानकारी उनके बारे में बहुत सारे लोगों को है, उनको मैं न दोहराते हुए कुछ विशिष्ट बातों की ही तरफ, विशेषकर उनकी वैचारिकी की तरफ ही प्रमुख रूप से अपने आप को केंद्रित करने की कोशिश करूंगा और ऐसा मुझे आदेश भी हुआ है। प्रारंभिक अपनी शिक्षा दीक्षा पूर्ण करने के पश्चात इंटरमीडिएट तक उन्होंने महाराष्ट्र में ही पूर्ण की। उसके पश्चात वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आ गए और मुझे लगता है कि यहीं से एक युग ने करवट ली। कभी कभी तो मुझे ऐसा आभास होता है कि पूज्य गुरु जी जैसे महामना के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विग्रह स्वरूप हों। महामना की जो दृष्टि थी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए, जो उनकी सोच थी, उस सोच को व्यवहारिक रूप से समाज में लाने का यदि किसी ने सबसे बड़ा काम किया, उस गुरुकुल से निकले छात्रों में
तो सबसे बड़ा नाम उसमें गुरुजी गोलवलकर का है। महामना की यह दृष्टि थी। विश्वविद्यालय बनाने के पीछे जो मूल उद्देश्य था कि भारत को उसकी ज्ञान परंपरा से, उसकी संस्कृति से, उसकी जड़ों से किस प्रकार से जोड़ा जाए। और पूज्य गुरुजी ने इस कार्य को, जो एक स्वप्न रूप में मालवीय जी के मस्तिष्क में था, इसको उन्होंने साकार रूप से पूरा करने का प्रयास किया। भारत की आजादी के पश्चात यदि कुछ 2-3 प्रमुख नाम लेने हों जिनका इस भारत देश पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, तो उसमें से एक गुरुजी गोलवलकर थे। आजादी के पश्चात जिस प्रकार का वातावरण देश में था, उसमें ऐसा लग रहा था कि मानो देश की आर्थिक प्रगति, देश का सामाजिक ताना बाना, देश का सांस्कृतिक ताना बाना एक नए रूप में बुना जाना है। ऐसा बहुत बड़े बड़े जो उस समय के चिंतक थे, राजनेता थे, सबके मन में यह एक कह लें कि कॉमन भावना हो गई थी। लेकिन पूज्य गुरुजी के मन में कहीं न कहीं यह बात खटक रही थी कि भारत जो सनातन राष्ट्र है, जिसका इतिहास कब से शुरू होता है, इसको इतिहासकार भी कुछ ठीक ठीक बता नहीं पाते हैं। यूनेस्को कहता है कि विश्व में लगभग 46-47 संस्कृतियां हुई हैं जब से मानव सभ्यता अस्तित्व में आई है, तब से। और उन संस्कृतियों में केवल भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है जो अपनी संस्कृति को बचा के रख पाया है। अन्य सभी संस्कृतियां काल के गाल में समा चुकी हैं। हमारे विरोधी भी कहते थे, वो व्यक्ति जिसको पाकिस्तान का जन्मदाता होने का श्रेय है, वो भी कहते थे कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। आगे की पंक्तियां भी आप सबको ध्यान है, जिसमें वो यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, इसकी चर्चा करते हैं। गुरुजी के मन में बड़ी स्पष्ट कल्पना थी कि देश आजाद हो गया है, देश के नवनिर्माण में जो लोग लगे हैं उनकी नियति ठीक हो सकती है, लेकिन जो रास्ता उन्होंने चुना है कि प्राचीन के संपूर्ण ध्वंस के पश्चात कुछ नवीन का निर्माण करना है, वह रास्ता शायद ठीक नहीं है। इसीलिए भारत की स्वतंत्रता के तत्काल पश्चात जिन परिस्थितियों में श्री गुरुजी को इतिहास ने एक स्थान पे रखा था, जहां पर वो जिस संगठन के मुखिया थे, उस संगठन पर ही तत्कालीन समय का मैं कहूं तो सर्वाधिक घृणित लांछन लगा करके न सिर्फ उस संगठन को प्रतिबंधित कर दिया गया, वरन श्री गुरुजी को भी जेल में डाल दिया गया। लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता। सत्य पराजित हुआ भी नहीं। तमाम सारे माननीय उच्चतम न्यायालय की बहसों में यह सिद्ध हो गया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनके हत्या का लांछन लगा था, वह नितांत भ्रमपूर्ण है, नितांत झूठा है। अतः न सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर से प्रतिबंध हटा, वरन गुरुजी को भी जेल से रिहा करना पड़ा। और कहते हैं कि जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे,
सिर्फ उनको छोड़ दिया जाए, वो बड़े ही लोकप्रिय जननेता थे, तो उनके अलावा दूसरा कोई ऐसा नेता नहीं था जिसको जनता का इतना समर्थन मिलता हो। लोगों को लगा कि श्री गुरुजी तो अब तुरंत ही एक राजनीतिक दल बना लेंगे और चुनावी राजनीति में उतर जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गुरुजी ने कहा कि मैं इस देश की सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थिति को राष्ट्र के अनुरूप, जो हमारी सनातन परंपरा है उसके अनुरूप करने के लिए जो मैं कार्य कर सकता हूं वह कार्य मैं करूंगा। राजनीतिक कार्य में मेरी कोई रुचि नहीं है। और हम सब ने देखा कि गुरुजी स्वयं आजीवन कभी राजनीति में नहीं उतरे। प्रश्न उठता है कि हम किन अर्थों में उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कह रहे हैं। जो विषय आज का है, हम सीधे उसी विषय पर आते हैं। बंधुओं, आज का जो भारत है, उस भारत का जो भी स्वरूप आज आपको 2020 में दिखाई दे रहा है, जरा अपने हृदय पर हाथ धर करके कहिए कि वह स्वरूप क्या पूज्य गुरुजी के बिना अस्तित्व में आ सकता था? क्या पूज्य गुरुजी के बिना हम कल्पना कर सकते थे कि यह जो धारा 370 कश्मीर में लगी हुई है वह हटाई जा सकती है? पूज्य गुरुजी के हुए बिना क्या हम कल्पना कर सकते थे कि जो 1528 में प्रभु श्री राम का मंदिर बाबर के सेनापति द्वारा तोड़ दिया गया था, उसका पुनर्निर्माण हो सकता है? क्या पूज्य गुरुजी के बिना हम कल्पना कर सकते थे कि देश में जो उसका ऐतिहासिक विवरण लिखा जाता है उसमें राष्ट्रवादी दृष्टि आ सकती है? क्या पूज्य गुरुजी के बिना हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे ट्रेड यूनियन का जन्म हो जाए जो कहे कि देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम? संभव नहीं है। इसके पहले तो उनके नारे हुआ करते थे ट्रेड यूनियंस के कि चाहे जो मजबूरी हो, मेरी मांगे पूरी हो। हम कल्पना कर सकते थे कि एक राष्ट्रवादी संगठन, छात्र संगठन भारत में अस्तित्व में आ सकता है जिसका नारा ही ज्ञानशील एकता हो? क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि किसानों का इतना बड़ा संगठन भारतीय किसान संघ पूज्य गुरुजी के बिना अस्तित्व में आ सकता था? क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि समस्त विश्व में हिंदुओं के लिए कार्य करने वाला विश्व हिंदू परिषद पूज्य गुरुजी के बिना अस्तित्व में आ सकता था? ये सारे योगदान, अवदान एक ऐसे महापुरुष के हैं जो अपने समय से बहुत आगे की सोचा करता था। गुरुजी को यह पता था कि देश स्वतंत्र हो गया है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश स्वतंत्र होने के पश्चात किस मार्ग का अनुगमन करेगा, किस राह का अनुसरण करेगा। और वो देख रहे थे कि चाहे वो आर्थिक प्रगति के नाम पे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था अपना रहे हों, चाहे प्रगतिशीलता के नाम पर हम सेकुलरिज्म अपना रहे हों, चाहे सबकी स्वीकृति मिल सके इस वजह से हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों से कटने की कोशिश कर रहे हों, इन सभी बिंदुओं पर हम देखते हैं तो गुरुजी की बहुत पैनी दृष्टि थी
और उनका बड़ा स्पष्ट मत था कि राष्ट्र का जो प्रमुख तत्व है वह उसकी संस्कृति होती है और किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके सांस्कृतिक जड़ों से काटकर संभव नहीं है। तत्कालीन समय में जो शासन सत्ता में लोग थे उनसे इसी बात को लेकर के उनका मतभेद भी रहा करता था, हालांकि मनभेद कभी नहीं था। गुरुजी गोलवलकर इतने उदात्त मन के थे कि उनके बारे में कहा जाता है अजात शत्रु थे, कोई उनका शत्रु ही नहीं था। ऐसे अजात शत्रु के मन में किसी के प्रति घृणा का भाव हो, किसी के प्रति वैमनस्य का भाव हो, ऐसा संभव ही नहीं है। रास्ते अलग हो सकते हैं, नियति पर भी उनको बहुत शक हो ऐसा भी मुझे नहीं लगता। वो मानते थे कि हो सकता है आपकी नियति राष्ट्र के विकास की हो, देश के विकास की हो, देश को उन्नति के रास्ते पर ले जाने की हो, लेकिन उसका जो रास्ता होगा, उसका जो पथ होगा, उसका जो मार्ग होगा वह भारत की जड़ों से निकलता हुआ होना चाहिए। भारत की जब आप इतिहास की चर्चा करेंगे तो उसमें वैदिक इतिहास शामिल ना हो पाए, उसमें पौराणिक इतिहास शामिल ना हो पाए, उसमें रामायण शामिल ना हो पाए, उसमें महाभारत शामिल ना हो पाए, तो वह भारत का इतिहास नहीं होगा, बल्कि वो एक फ्रॉड होगा, जिस फ्रॉड को रचने की भारत में बहुत पुरजोर कोशिश की गई, बहुत पुरजोर। लेकिन असत्य बहुत लंबे समय तक उसका जीवन काल नहीं होता है। और आज हम देख रहे हैं कि न सिर्फ तमाम सारे ऐसे इतिहासकार खड़े हो गए, वरन प्रकृति भी, विज्ञान भी हमारे साथ खड़ा हो गया और वह अपने पुरातात्विक प्रमाणों से इसकी गवाही दे रहा है कि भारत का जो इतिहास है वह सिर्फ वो नहीं है जो कुछ इतिहास की किताबों में बताया जा रहा है। इसकी चर्चा मैं बंधुओं इसलिए कर रहा हूं कि जब हम गुरुजी को आज के संदर्भ में स्मरण करें तो गुरुजी को इस तरीके से भी हम देखने की कोशिश करें कि इतिहास की एक नवीन दृष्टि उन्होंने दी थी। इसीलिए मैं उनको कह रहा हूं कि आधुनिक भारत के वो निर्माता हैं। समूची दुनिया में समाजवाद का बहुत अधिक प्रभाव था, खासकर 20वीं सदी के मध्य में यदि हम देखें तो उसके परिणाम स्वरूप ट्रेड यूनियंस की भरमार हो रही थी। भारत जो भी औद्योगिक रूप से खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, गुरुजी इस बात को समझ चुके थे कि इस देश में मालिक और मजदूर के संबंध में बहुत खटास आ जाएगी तो इस देश की औद्योगिक प्रगति रुक जाएगी, इस देश का उत्पादन कम हो जाएगा, ठप पड़ जाएगा। इसीलिए उन्होंने मजदूरों के क्षेत्र में भी आदरणीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के माध्यम से भारतीय मजदूर संघ की स्थापना करवाई। क्योंकि किसी भी देश की जो प्रगति है, किसी भी देश की जो दुनिया में पोजीशन है, वो उसकी आर्थिक स्थिति से ही तय होती है। और यदि उस देश की आर्थिक स्थिति ही ठीक ना हो, उस देश का उत्पादन ठीक ना हो, तो उस देश की कोई भी बहुत बेहतर पोजीशन दुनिया में नहीं हो सकती। और तमाम सारे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को ही जब देश पूरा नहीं कर पाएगा तो कैसे उसकी दुनिया में हैसियत बनेगी। गुरुजी इस बात को समझते हुए भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से आज तक वह प्रयास चल रहा है उनका, जो मालिक और मजदूर, उद्योगपति और वर्कर के संबंधों में किस प्रकार से ऐसा सामंजस्य बैठे कि राष्ट्र का भी हित हो, उद्योगपति का भी हित हो और जो वर्कर है, जो मजदूर है, उसका भी हित हो। यह दृष्टि एक ऐसी दृष्टि थी जो सर्वथा नवीन थी। तत्कालीन समय में जिस प्रकार का वातावरण था,
जहां पर बुर्जुआ और सर्वहारा के बीच एक सनातन संघर्ष की बात कही जा रही थी। ऐसे समय में यह दृष्टि रखना किसी दूरदर्शी, किसी युग पुरुष, किसी युग निर्माता का ही काम हो सकता है, जो दृष्टि पूजनीय गुरुजी ने रखी, और आज उसका परिणाम हम देख रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं विद्यार्थियों के संदर्भ में। भारत के स्वतंत्रता काल से ही विद्यार्थियों का राजनीतिक रुझान सक्रिय रूप से रहा है, और आजादी मिलने के पश्चात गुरुजी को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि यह जो राजनीतिक सक्रियता है विद्यार्थियों की, यह अध्यापक और विद्यार्थी के विरोध में तो नहीं खड़ी हो जाएगी। जो लोग संघर्ष की बात करते हैं उनके अनुसार तो एक जो स्टैब्लिशमेंट का वर्ग हो गया वो अध्यापक हो गया, और जो संघर्ष करने वाला वर्ग होगा वो विद्यार्थियों का होगा। तो यह तो एक चिर संघर्ष की अवस्था उत्पन्न हो जाएगी। उसको दूर करने के लिए कैसे एक सामंजस्य का वातावरण बने, कैसे एक ऐसा वातावरण बने जहां विद्यार्थी अपनी बात भी कह सकें, लेकिन भारत की वह जो गुरु शिष्य परंपरा है उसका पालन हो सके। एक ऐसी परंपरा दीर्घकाल की जहां पे कहा जाता है, आज संयोगवश कबीरदास जी की भी जयंती है, हम उनको भी नमन करते हैं उनके इस दोहे के साथ कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो एक ऐसा देश जहां गुरु शिष्य की इतनी शानदार परंपरा है, वहां कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि दोनों आपस में संघर्षरत हो जाएंगे। परिणाम स्वरूप छात्रों के बीच में एक राष्ट्रवादियों का, एक जो भारत की सांस्कृतिक परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं उनका एक संगठन होना चाहिए, ऐसी दृष्टि गुरुजी ने रखी। और आज हम सब आज देख रहे हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के रूप में आज संपूर्ण दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन श्री गुरुजी के द्वारा बनाया हुआ है, जिसने अपने मोटो में ही रखा है ज्ञान शील एकता। ज्ञान के साथ साथ शील भी होना चाहिए। लोकतंत्र आने के पश्चात पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि जो राजसत्ता है उसका प्रभाव समाज जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों पर बहुत व्यापक रूप से पड़ा है। इसको आज कोई नकार नहीं सकता। इस बात को समझते हुए यद्यपि कि गुरुजी की इच्छा नहीं थी कि किसी भी प्रकार के राजनीतिक कार्य में वह रुचि लें, लेकिन फिर भी तत्कालीन समय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पूज्य श्री गुरुजी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को भारतीय जनसंघ बनाने के लिए आशीर्वाद दिया। और हम सब जानते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे अनेकानेक कार्यकर्ता भारतीय जनसंघ को दिए, और उन लोगों का प्रभाव पूरी दुनिया में कैसा रहा यह मुझे आज बताने की आवश्यकता नहीं है। जो मैं बात यहां कहना चाहता हूं कि गुरुजी कितने बड़े दूरदर्शी थे कि उनको लगा कि भारत का कोई भी ऐसा क्षेत्र छोड़ा नहीं जा सकता है जहां सांस्कृतिक रूप से अपनी जड़ों से जुड़ने वाले जो लोग हैं उनकी मजबूती न हो। क्योंकि वो देख रहे थे कि भारत की जो वर्तमान शासन सत्ता है, जो वर्तमान वैचारिक के लोग हैं, वो भारत को कुछ ऐसी दिशा में ले जाना चाहते हैं जिसकी अपनी कोई जड़ ही ना हो। वो सिद्ध करना चाहते थे कि भारत तो 15 अगस्त 1947 को पैदा हुआ एक देश है, उसके पहले तो भारत का कोई इतिहास भूगोल है नहीं। गुरुजी
इस बहुत महत्वपूर्ण जो तत्कालीन समय में एक कमी थी उन विचारकों में, उनको पहचान लिया और उसके माध्यम से उसको दूर करने के लिए जीवन के अनेकानेक क्षेत्रों में अनेकों संगठन स्थापित किए, जिनकी कुछ एक की मैंने चर्चा की। भारत का जो मूल समाज रहा है, जिसे हिंदू समाज इस नाते नाम पड़ा, बहुत सारे लोगों का कहना है कि यह नाम विदेशियों द्वारा दिया गया। हम इसको एक बार मान भी लें, लेकिन इस नाम के नाते हम समूचे दुनिया में जाने जाते हैं। एक लंबे कालखंड में कोई भी व्यवस्थाएं जब रहती हैं तो उसमें कुछ त्रुटियां भी आ जाती हैं। स्वाभाविक सी बात है, हिंदू समाज में भी अनेकानेक त्रुटियां आई होंगी। उन त्रुटियों, उन कमियों को आधार बना करके राजनीतिक कार्य कैसे किया जाए, इसको करने वाले बहुत सारे लोग थे। लेकिन गुरुजी गोलवलकर अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने उन कमियों को दूर करने के लिए बहुत ही गंभीर प्रयास किए। हम सब जानते हैं विश्व हिंदू परिषद की स्थापना में उनका कितना बड़ा योगदान था। कहते हैं कि उसके पहले भारत के जो हिंदू समाज के 4 पीठों के प्रमुख शंकराचार्य होते हैं, वो कभी आपस में बैठा नहीं करते थे। एक आज के समय के भाषा में कहें तो एक प्रोटोकॉल का ऐसा समस्या होती थी कि कौन ऊंचे आसन पे बैठे, कौन नीचे आसन पे। गुरुजी ने सबसे बात की और कहा कि आप सब जब तक सम्मिलित रूप से एक साथ नहीं आएंगे, तब तक हिंदू समाज जो धर्म संस्थान है उसकी बात सुनने को शायद ही तैयार हो पाए। सभी शंकराचार्यों को एक साथ न सिर्फ उन्होंने बैठाया, बल्कि कई सारी उद्घोषणाएं एक साथ कराई गईं। उसमें जो एक बड़ी उद्घोषणा थी, जो भारत की एक बड़ी समस्या थी, भिन्न भिन्न कर्मों के अनुसार उत्पन्न हुई जातियों के भीतर जो विभेद उत्पन्न हो गया था, उसको कैसे दूर किया जाए, उसका क्या सूत्रवाक्य हो, तो उसके लिए पूज्य गुरु जी के नेतृत्व में जो एक उद्घोष संतों की तरफ से हुआ कि हिंदवः सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा और मम मंत्र समानता, कि सारे हिंदू समाज के जो बंधु हैं वो सहोदर हैं, एक ही मां के कोख से जन्मे हैं, इसलिए उनमें भेदभाव का तो कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। इस प्रकार का मंत्र पूरे देश में गूंजा और उसका परिणाम भी आज हम देखते हैं कि भारतवर्ष में बहुत हद तक जो आपसी छुआछूत का भेद था, ऊंच नीच का जो भेद था, वह काफी हद तक कम हो गया। अन्यथा बंधुओं, आज भारत की स्थिति जो आप देख रहे हैं, वो जो थोड़े बहुत भेद हमारे बीच बचे हुए हैं, उन भेदों को आधार बना करके जो भारत विरोधी शक्तियां हैं वह किस प्रकार से सक्रिय हैं भारत को तोड़ने के संदर्भ में। कोई जय भीम का नारा दे रहा है, कोई जय भीम जय मीम का नारा दे रहा है। बड़े बड़े जो विश्वविद्यालय हैं वहां से नारे लग रहे हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे। और यह किस आधार पर हो रहा है? वह उन्हीं छोटी छोटी जो विभिन्नताएं हैं उनके आधार पर हो रहा है। आप कल्पना करके देखिए, यदि पूज्य गुरु जी न रहे होते, यदि उनके जैसा खड़ा किया गया विशाल संगठन न रहा होता, तो हिंदुओं की आपसी एकता का क्या हस्र हुआ होता। और यदि उनकी आपसी एकता का यह हस्र हुआ होता तो भारतवर्ष का क्या हस्र होता। इसलिए जो मैंने प्रारंभ में ही कहा कि गुरुजी एक बहुत ही तत्वदर्शी व्यक्ति थे। जो स्थूल रूप से दिख रहा है उसके पीछे का मर्म क्या है, गुरुजी कभी नहीं चूके उसको समझने में। भारत के जो मान बिंदु हो सकते हैं,
गौ गीता गायत्री, उसके लिए गुरुजी ने आजीवन श्रम किया, संघर्ष किया। गौ हत्या के निषेध के लिए आजीवन संघर्षरत रहे और काफी हद तक कहा जा सकता है कि उसमें सफलता भी प्राप्त हुई। यदि इसको सार रूप में कहा जाए तो हम यह कह सकते हैं कि आधुनिक भारत में आज जो हमारे बीच की आपसी एकता दिखाई देती है, उसका मंत्र श्री गुरु जी ने दिया। आज जो भारतवर्ष में राजनीति के क्षेत्र में राष्ट्रीयता का दर्शन होता है, उसका श्रेय पूज्य श्री गुरु जी को है। आज भारतवर्ष का सामान्य युवा जो एक स्वाभिमान बोध से भरा हुआ है, जो एक गौरव बोध से भरा हुआ है, जिसको लेकर के आजकल की मीडिया में, आजकल के बुद्धिजीवियों में बड़े तंज भी कसे जा रहे हैं कि कैसा उदंड भारत खड़ा हो रहा है जो बड़े बड़े लोगों की बात ही नहीं मानता। ये बड़े बड़े लोग कौन थे बंधुओं? ये बड़े बड़े लोग वो थे या वो हैं जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए थे, चाहे वो सत्ता एकेडमिक फील्ड की रही हो, चाहे वो सत्ता आर्थिक क्षेत्र की रही हो, चाहे वो सत्ता राजनीतिक क्षेत्र की रही हो। उनको लगता है कि सभी संस्थानों पर तो हमारा कब्जा था। ये कौन लोग खड़े हो गए हैं जिनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है? ये कैसे हमारे सामने खड़े हो जाते हैं? इतिहास पर बहस चल रही थी बंधुओं, तो एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं इरफान हबीब। मैंने उनका टीवी पर इंटरव्यू देखा और उन्होंने कहा पत्रकार से कि हो सकता है जो बातें आप कह रहे हो वो बातें सही हो इतिहास के संदर्भ में, लेकिन एक बार हमने जो इतिहास लिख दिया सो लिख दिया। यानी इतिहास के क्षेत्र में जो इरफान हबीब साहब और उनकी टीम ने कह दिया वो ब्रह्मवाक्य हो गया। उस ब्रह्मवाक्य से टकराने की हिम्मत किसी की नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज भारत का युवा खड़ा हो रहा है। समूचे विश्व में एक प्रश्न खड़ा होता है। कुछ लोग कहते हैं ये फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जो खड़े हो रहे हैं। कुछ लोगों का ये तर्क है, बड़े बड़े बुद्धिजीवियों का, कि यह कोई तानाशाही है जो भारत में आने वाली है। ऐसा कुछ नहीं है बंधुओं। भारत का युवा एक बहुत बड़े सन्यासी, गुरुजी के जीवन वृत्त में मैं गया नहीं, लेकिन एक बात का उल्लेख किए बिना शायद बिल्कुल ही अधूरा रह जाएगा कि जितना बड़ा उनका सामाजिक जीवन है, उससे किसी भी प्रकार से कम में उनका आध्यात्मिक जीवन नहीं था। गुरुजी एक ऐसे महामानव स्वामी विवेकानंद जी के गुरु भाई रहे, स्वामी अखंडानंद जी के शिष्य थे, परम प्रिय शिष्य थे। लेकिन स्वामी अखंडानंद जी ने भी देखा कि गुरुजी जैसा व्यक्तित्व इसका उपयोग समाज जीवन में होना चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए सर्वाधिक योग्य जो व्यक्ति हो सकता था, ऐसे माधव सदाशिवराव गोलवलकर को स्वामी अखंडानंद जी ने एक प्रकार से मैं कहूं तो आज्ञा दे करके और समाज जीवन में भेजा। ये बात मैं यहां पे इसलिए कहना चाह रहा हूं कि जिन लोगों को भी भ्रम होता है कि यह आधुनिक भारत कैसा बन रहा है, यह आधुनिक भारत किस दिशा में चला जाएगा, उनको अपने भ्रम का निवारण कर लेना चाहिए। यह आधुनिक भारत एक बहुत बड़े सन्यासी के बताए हुए मार्ग पर चलने वाला है। यह आधुनिक भारत
अपने सांस्कृतिक परंपराओं पर गौरव करने वाला है। यह आधुनिक भारत किसी नए देश के निर्माण में रुचि नहीं रखता, वरन उस सनातन राष्ट्र के परिवर्धन में, उसी को पुष्टित करने में, उसी को पुनः पल्लवित करने में रुचि रखता है। अर्थात जिसकी जड़ें तो अनादिकाल के अपने ज्ञान स्रोतों से, जैसे हम ऋग्वेद कह लें, सूत्र पिटक कह लें, जैनों के ग्रंथ कह लें, वहां से जुड़ी होंगी, लेकिन वह आधुनिक क्वांटम फिजिक्स पे भी आपसे दो बात करने को तैयार होगा। वह सुपर कंप्यूटर भी बना सकेगा। यह जो दृष्टि थी, इस दृष्टि को देने वाले, हो सकता है इस दृष्टि से विचार करने वाले लोग भारत में बहुत सारे हों। मैं ये भारत की धरा वीरों से खाली नहीं है, बहुत उर्वरा भूमि है यह। लेकिन नियति ने जिसको यह ताकत दी, नियति ने जिसको यह संबल दिया कि भारत की समूची पीढ़ी को उस दिशा में ले जा सके, वह तो श्री गुरु जी ही हैं। आज चाहे भारत का राजनीतिक इतिहास हो, चाहे भारत की समाज व्यवस्था हो, चाहे भारत की अन्य कोई व्यवस्था हो, उसका जो स्वरूप बन रहा है, उस स्वरूप को बनाने में तो श्री गुरु जी का ही योगदान है। इस स्वरूप में कुछ कमियां भी हो सकती हैं, लेकिन वह कमियां हमारी हैं। सैद्धांतिक रूप से कोई कमी नहीं है। गुरु जी के सिद्धांत को व्यवहार रूप में परिणित करने में, व्यवहार में ले आने में हो सकता है कि हमारी इस पीढ़ी से कुछ कमजोरी रह जा रही हो, और उसका परिणाम शायद उतनी सुव्यवस्था न दिखती हो, लेकिन सिद्धांत रूप से तो उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। क्योंकि जैसा मैंने ही पहले कहा कि एक विराट व्यक्तित्व है गुरुजी गोलवलकर का। उनका वैयक्तिक जीवन, उनके कार्य, उनका कृति जो दिखाई देती है, उनके विचार जो दिखाई देते हैं, उससे गहरा उनका आध्यात्मिक जीवन था। और उसी आध्यात्मिक जीवन से प्रेरणा हम सबको भी प्राप्त हुई, समूचे भारतवर्ष को प्राप्त हुई। और भारत की सनातनता का यही लक्षण रहा है बंधुओं। भारत सनातन इसीलिए हो पाया, मैंने प्रारंभ में ही कहा कि दुनिया की तमाम सारी संस्कृतियों का कालकलवित हो गई वो, लेकिन भारत चिरंतन इसलिए बन पाया क्योंकि भारत में जो प्रेरणा प्राप्त हो रही थी, चाहे वो भारत का सामाजिक जीवन हो, चाहे वो भारत का राजनीतिक जीवन हो, चाहे भारत का आर्थिक जीवन हो, वह प्रेरणा आध्यात्मिक व्यक्तियों से प्राप्त हो रही थी। और इस नाते मैं कहता हूं कि यह जो गुरु जी का बताया हुआ आध्यात्मिक प्रेरणा से ओतप्रोत जो मार्ग है, भारत यदि इस पर पूरी ईमानदारी एवं निष्ठापूर्वक चलता रहा तो निश्चित रूप से अपने उसी गौरव को प्राप्त करेगा जिस गौरव के लिए भारत का इस धरती पर जन्म हुआ है। भारत सदैव से ज्ञान का, विज्ञान का केंद्र रहा है। न सिर्फ ज्ञान और विज्ञान का, बल्कि धन और वैभव का भी केंद्र रहा है। और वह सारी चीजें जो भारत में आती थी, वह भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा से आती थी। गुरु जी को इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं था। इसीलिए पाश्चात्य परंपराओं में, विशेषकर विज्ञान की जो परंपरा थी, उसका जरा भी विरोध न करते हुए, गुरु जी स्वयं विज्ञान के विद्यार्थी थे। उन्होंने बॉटनी से एमएससी किया था, उसी में शोध कर रहे थे, और इसी क्रम में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापन का भी उन्हें कुछ वर्षों का दायित्व मिला था। अर्थात वो स्वयं उस प्रणाली का विज्ञान पढ़ रहे थे जो यूरोपीय प्रणाली का था, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी प्राचीन ज्ञान विज्ञान में
संपूर्ण आस्था थी और उसी आस्था को उन्होंने विभिन्न संगठनों के माध्यम से प्रकट किया। और जो सबसे बड़ी बात है, जो गुरुजी के व्यक्तित्व को बहुत ही गंभीर बना देती है, कि जिस कालखंड में गुरुजी यह बातें कह रहे थे, वह कालखंड इन बातों को लेकर के बहुत अनुकूल वातावरण वाला नहीं था। समूची दुनिया में साम्यवाद की, मार्क्सवाद की, प्रगतिशीलता की, आधुनिकता की, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की धूम मची हुई थी। ऐसे में कभी कभी लगता है कि गुरुजी जैसे विराट हिमालय सा अकेले खड़े हो गए इस धरती पर, और उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी बातें देखने में आज सत्य लग सकती हैं, लेकिन यह चिरकाल तक सत्य नहीं रहेंगी। उसका परिणाम हम सबने देखा। आप कल्पना करिए, गुरुजी न रहे होते, संपूर्ण भारत उसी भाव में बह गया होता, जो भाव कहता था कि नहीं, भारत का तो एक नया राष्ट्र है जो सन 47 में निर्माण हो रहा है। तो क्या भारत का जो आज मान, जो भारत का गौरव, जो भारत स्वाभिमान से दुनिया के समक्ष खड़ा हो पाता है, वह भारत की स्थिति बनती? भारत की जो संपूर्ण विरासत है, भारत कभी भी दुनिया में सिरमौर तभी बन पाएगा जब उस संपूर्ण विरासत को क्लेम करता हुआ भारत उठ खड़ा होगा। काम कठिन है, दुष्कर है, बहुत समन्वय की मांग करता है। बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं भारत में, विशेषकर मैं यहां जो सामाजिक भारत में आंदोलन चल रहे हैं उनको संदर्भित करते हुए यह बात कहना चाहता हूं। बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं जिनको लगता है कि इतिहास में हमारे साथ अन्याय हुआ है। मैं एक बार ये उस ऐतिहासिक अभ्यास को छोड़ भी देता हूं और यह मान भी लेता हूं कि हो सकता है कुछ ऐसी बातें हुई हों, लेकिन क्या उन इतिहास के उन्हीं पृष्ठों को दोहराते रहने से, और किसके कहने से आप दोहरा रहे हैं, जरा उस पर भी विचार करिए। कहीं अतिरंजना में ऐसी बातें तो नहीं कह रहे हैं जो बिल्कुल सफेद झूठ हो। बंधुओं, उनको छोड़ करके आगे बढ़ना पड़ेगा, गुरुजी के बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा। जो कहते थे हिंदवः सोदरा सर्वे, जो वेदों के उस मंत्र के अनुसार राष्ट्र की व्याख्या करते थे कि माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, आज यदि भारत को एक सर्वसमावेशी राष्ट्र बनाना है, भारत को स्वाभिमान युक्त राष्ट्र बनाना है, भारत को ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण राष्ट्र बनाना है, तो एकमेव मार्ग जो दिखाई देता है वह गुरुजी गोलवलकर का मार्ग है। अन्य महापुरुषों की मैं पूरी आदर के साथ उनको प्रणाम निवेदित करते हुए भी यह बात कहना चाहता हूं कि उन महापुरुषों ने जीवन के भिन्न भिन्न पक्षों पर विचार किए होंगे, अपनी कुछ बातें, अपनी कुछ सिद्धांत गढ़े होंगे, दिए होंगे, वो अनुकूल भी होंगे, लेकिन संपूर्ण भारत राष्ट्र को समग्रता में किस प्रकार से ऊंचाई पर पहुंचाया जा सकता है, इसका चिंतन मनन तो श्री गुरुजी ने ही किया। अतः आज जबकि आज हम उनके पुण्यतिथि के दिन उनको याद कर रहे हैं, उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यह होगी, खासकर पढ़े लिखे लोगों की, कि वह उनके द्वारा जो रचित पुस्तक, उनके द्वारा दिए गए उद्बोधन, उनको एक बार उस ज्ञान के सागर में जाके अवगाहन करें। उनकी जो बड़ी प्रमुख पुस्तक है बंच ऑफ थॉट्स, जो विचार नवनीत के नाम से हिंदी में भी उपलब्ध है, हम सबको उसे पढ़ना चाहिए और पूर्वाग्रह से मुक्त होकर के पढ़ना चाहिए। भविष्य की क्या दृष्टि है भारत की,
उस दृष्टि को समझने के लिए पढ़ना चाहिए। जो लोग जिनको ये भ्रम है कि नहीं, भारत की यह जो दिशा, भारत ने जो मार्ग पकड़ा है गुरुजी के द्वारा बताया हुआ, उस मार्ग में हम बाधा बन के खड़े हो जाएंगे, तो उनको आज समाज का वातावरण देखना चाहिए बंधुओं। आज समाज का युवा गुरुजी के बताए रास्ते पर चलने को उद्धत खड़ा है। आपकी देश विरोधी, समाज विरोधी बातें अब उसको समझ में नहीं आती हैं, भले ही आप उसको स्वार्थ की चाशनी में लपेट करके परोसें तब भी। इसलिए हम सबको ऐसे महामानव के द्वारा बताए गए रास्ते पर, जिस रास्ते पर चल करके न सिर्फ व्यक्ति के रूप में हमारा कल्याण है, न परिवार के सिर्फ परिवार के रूप में हमारे परिवार का कल्याण होगा, वरन राष्ट्र के रूप में भी हमारा देश उन्नति के नए नए शिखरों को छुएगा। और वह जो भारत का चिर स्थायी स्थान है, रिक्त पड़ा है दुनिया में, विश्व गुरु का स्थान किसी को नहीं प्राप्त है। महाशक्तियां हो सकती हैं, लेकिन कोई उनको गुरु रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि गुरु का स्थान तो सिर्फ श्रद्धा से प्राप्त किया जा सकता है। वो न बल से प्राप्त हो सकता है, न अर्थ से प्राप्त हो सकता है, न और किसी धमकी धौंस से प्राप्त हो सकता है, वह श्रद्धा से प्राप्त हो सकता है। और दुनिया के तमाम सारे लोग, ऐसा नहीं है कि आज की जो महाशक्तियां हैं उन पर श्रद्धा रखते हैं। वह श्रद्धा तो सिर्फ भारत के प्रति ही हो सकती है। और कौन सा भारत? आजकल एक बहुत बड़ी बहस चल रही है, इंडिया वर्सेस भारत। तो इंडिया के प्रति कभी दुनिया की श्रद्धा नहीं उत्पन्न होगी। जब भी श्रद्धा उत्पन्न होगी तो वह भारत के प्रति उत्पन्न होगी, वह भारत जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है। उसी भारत का मार्ग प्रशस्त करने के लिए गुरुजी ने हम सबका आह्वान किया था। हम उनके बताए रास्ते पर चलें, उनके विचारों को अपने जीवन में धारण करें। आज के दिन मुझे लगता है कि उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था और शीघ्रता में यह लाइव करना पड़ा। कुछ जो व्यवधान आया उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। भारत माता की जय।